हे गाइस, दिस इज संजेश हियर। तो आई होप काफ़ी अच्छे हो गए आप लोग। पिछले जो हमारा वन शॉट वीडियो था ना मैट्रिक्स के ऊपर, वो शायद आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो हम लोग उसी के ऊपर जो है ना नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। उधर से आपको शिवम सर पढ़ा ही रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो चुका है, अब कैपेसिटर्स आने वाला है। देन उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स जल्दी ही वीडियो आ जाएगा, वो रोहित सर आपको कराएंगे। तो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स। अब देखो डिटर्मिनेंट्स में क्या है कि जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा था ना, मैट्रिक्स से थोड़ा कोरिलेट हो रहा है डिटर्मिनेंट। तो आप अगर डिटर्मिनेंट्स डायरेक्ट देखने आए हो, या तो आपके पास थोड़ी बहुत मैट्रिक्स की नॉलेज होगी, अगर नहीं है तो बस 40 to 45 मिनट वीडियो कंप्लीट देख लो, ताकि आपको जेई में भी हेल्प हो और यहाँ इस चैप्टर्स को पढ़ने में भी काफ़ी आपको मदद मिले। तो हम शुरू करते हैं सीधा। अब देखो जो हमारा डिटर्मिनेंट्स होता है ना, वो डिटर्मिनेंट्स एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। जब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। क्या करता है? वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था। और ध्यान रखो इस बात की, मैट्रिक्स जो था उसमें हमें ऑर्डर चेंज हो सकता था, और रेक्टेंगुलर भी होता था, हॉरिजॉन्टल भी होता था, कॉलम भी होता था। पर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हो ना, तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? हमेशा स्क्वायर शेप में होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक्स तुम्हारा स्क्वायर शेप में नहीं है तो तुम उसको क्या करोगे? डिटर्मिनेंट नहीं बता सकते। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स होता है। द डिटर्मिनेंट हैविंग इट्स वैल्यू, मैंने बताया था ना आपको, डिटर्मिनेंट्स का क्या होता है? वैल्यू होता है। वाइल मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, जबकि मैट्रिक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई ए है मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर क्या है? एन है, देन के टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए में कोई के जो कांस्टेंट है उसे मल्टीप्लाई करके हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ये नालायक जो अंदर के था ना, इस के टू द पावर एन ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ए हो जाता है, उसका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हो जाता है। यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल छूट गया, ये क्या हो जाता है? के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है चीज़ें? ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें जेईई मेन में ऐसे पूछते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाले, अगर वो जीरो आ रहा तो सिंगुलर। अब पहले क्या होगा? डिटर्मिनेंट निकालते कैसे? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इस ए के अकॉर्डिंग हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके ए के अकॉर्डिंग, फिर बी के अकॉर्डिंग, फिर सी के अकॉर्डिंग। तीनों रो, जो हमारा पहला रो था उसमें हर तीन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसके माइनस को खोल देंगे। उसके बाद जो सम करेंगे वो आएगा, वो हमारा क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो के इक्वल नहीं होता, वो क्या कहलाता है? हमारा नॉन सिंगुलर। उसके बाद हमारा आता है माइनर्स। क्या होता है? अब देखो इतने कट्टे कट्टे में लिखा है, हम इसमें लिखने में नहीं जाते। अगर सपोज करो कोई मैट्रिक्स है, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब A11 के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम, इस A11 के जो सामने रो दिखे, जो सामने कॉलम दिखे, उसको कैंसिल कर दो, उस रो और उस रो कॉलम को कैंसिल कर दो। बच्चा जो भी एलिमेंट होगा ना, लाइक A22 बचा था, A23 बचा था, A32 बचा था, A33 बचा था, तो यहाँ से क्या होगा? A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ये आपका हो जाता है। माइनर को हम MIJ से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? माइनर को MIJ से दिखाते हैं, तो ये आपका माइनर हो जाता है। सेम कोफैक्टर भी इसी तरीके से होता है। आपने जो माइनर निकाला IJ, वो हो जाता है इसका कोफैक्टर सिर्फ और सिर्फ -1 का पावर I प्लस J ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? I प्लस J ऐड हो जाता है। अब देखो ये IJ क्या होता है? अगर हमने कोफैक्टर 1 2 का निकाला तो -1 का पावर 1 प्लस 2 M ऑफ IJ, तो माइनस का पावर 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? माइनस ऑफ माइनर IJ के बराबर होगा इसका कोफैक्टर। तो सिंपल सा है कि अगर आपको माइनर निकालने आ गया तो कोफैक्टर भी इजीली निकाल सकते हो आप। अब देखो हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो ये सारे PDFs आपको नीचे मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, किस तरफ जल्दी जल्दी करा रहे हो, बस हम ये आपको पता होगा, जस्ट हम एक बार गो थ्रू कर रहे हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के, कोई भी एक रो में या फिर कोई भी एक कॉलम में क्या कर रहे हैं हम? कोई कांस्टेंट के से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो के टाइम्स हो जाएगा आपका नया डिटर्मिनेंट्स। देखो डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या A डैश, दोनों एक ही चीज़ होता है, उसका दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आएंगे? सेम आएंगे। अब देखो कोई मैट्रिक्स A B निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट,
या फिर कर लो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कॉलम आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी निगेटिव साइन। इसका क्या होता है, निगेटिव साइन हो जाता है। ये मैंने लिखना यहाँ छूट गया। अगर कोई भी मैट्रिक्स में या फिर कोई भी डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज किए या फिर किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में माइनस साइन लग जाता है, दैट्स इट। देखो इफ एनी, क्या लिखा, एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट लिखा है उसमें कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम, क्या आ गए, आइडेंटिकल। क्या मतलब आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम, या प्रोपोर्शनल का मतलब 2 4 6 है तो 2 का 4, 4 का 8, 6 का 12। इससे मतलब प्रोपोर्शनेट में भी आए तो भी डिटर्मिनेंट 0, या सेम दो रो या फिर दो कॉलम सेम दिख जाए तो उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, आपके 0 हो रहे होते हैं। अब क्या करा, एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट प्रोपोर्शनल देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सेम चीज़ है। अगला प्रॉपर्टी कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट सम ऑफ टू और मोर देन टू देन एक्सप्रेस इक्वल सम ऑफ द मोर डिटर्मिनेंट टू। देखो इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा, ये कहानी तुम पढ़ लेना। इसमें कह रहा है मान लो कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी बी, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे, जो भी है, कह रहा है कि इसको डिटर्मिनेंट्स में अगर कुछ कर तो कोई चेंज नहीं होगा, ए बी सी रहने दो, इसमें ऐड कर दो ई प्लस के ए, एफ प्लस का के बी और जी प्लस का के सी। हमने के से मल्टीप्लाई करा कॉलम 1 में और इस पे ऐड कर दिया, इससे डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके ग्रेट। अब कह रहा है इफ इच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय के एंड एडिंग, सेम चीज़ देखो ये जो अभी बताया था ना यही चीज़ें था। यहाँ पर कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक अगर डिटर्मिनेंट में सम करे हो तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है ए बी सी प्लस का B1 C1 D1, इधर बी सी डी अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, अल्फ़ा गामा बीटा जो भी हो, ठीक है। अब इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी अल्फ़ा बीटा गामा, और प्लस का क्या लिख सकते हैं, देखो ए की जगह यहाँ पर देखो ये हो चुका B1 C1 D1, इधर बी सी डी अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये हमने ऊपर वाला तक हम स्प्लिट कर करके अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो 8 नंबर, इफ इच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, इच एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो में सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए, या किसी भी एक कॉलम में सारे एलिमेंट क्या हो जाए, अगर 0 हो रहा है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0। द डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालने जाते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वो क्या हो जाएंगे, उसके डिटर्मिनेंट के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हो वो 1 आता है। जीरो मैट्रिक्स का अगर या नल मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हो वो 0 आते हैं आपके। द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मतलब या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों में अगर डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हो सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, वो आपके क्या इसके इक्वल होंगे, डिटर्मिनेंट के इक्वल होंगे। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, अगर वो ऑड है, क्या है, ऑड है, तो उसका डिटर्मिनेंट श्योर शॉर्ट 0। जेई में बहुत बार लग जाती हैं ये चीज़ें। स्क्यू सिमेट्रिक उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है और ऑड पावर मतलब ऑड ऑर्डर है, ठीक है, तो उसका 0 हो जाएगा। अगर इवन है तो परफेक्टली स्क्वायर बन जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें जेई में, पर हमने लिख दिया है। इंपॉर्टेंट देखो सिग्मा प्रॉपर्टी, ये हम क्वेश्चन एक करवाएंगे आपको, जेई में आया हुआ। सिग्मा प्रॉपर्टी करा कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ आर दिया हुआ है, ये फंक्शन ऑफ आर, ये देखो आर है ना वेरिएबल्स, ये फंक्शन ऑफ आर दिया, ये जी ऑफ आर दिया, ये सारे वेरिएबल्स ऑफ आर दिया, ये ए बी सी ये कोई मतलब कॉन्स्टेंट दे दिया, ठीक है। अब इसमें जब हम प्रॉपर्टी लगाएगा, कहेगा कि हमें समीशन बताओ n इक्वल टू आर इक्वल टू 1 से n तक, हमने समीशन लगाना है। जहाँ पर ये आर फंक्शन था वेरिएबल, तो देखो ये आर एफ ऑफ में था, जी ऑफ में था, इसमें वेरिएबल में लगा दिया, बाकी कॉन्स्टेंट को एज इट इज रहने दे, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, पाई प्रॉपर्टी है। क्या है हमारे पास, पाई प्रॉपर्टी। पाई नथिंग बट ये मल्टीप्लिकेशन है। डिटर्मिनेंट टॉपिक्स में पाई का मतलब एक मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसमें भी देखो अगर कोई डिटर्मिनेंट ऑफ आर दे दिया, एफ ऑफ जी ऑफ, सेम चीज़ें अगर दे दिया तो हम पाई प्रॉपर्टी किस पे लगाएंगे, ये फंक्शन पे, जो वेरिएबल वाला फंक्शन था,
किस पे लगाएंगे, वेरिएबल वाला फंक्शन पे। ये चीज़ें क्लियर हो गया, ग्रेट। उसके बाद डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन दे दिया f1x g1x h1x f2x g2x h2x f3x g2 h3x, आप इसमें डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे ना, पहले फर्स्ट रो को डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना, देन सेकेंड रो को डेरिवेटिव कर देंगे, देन थर्ड रो को डेरिवेटिव आपस में जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या होगा, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है चीज़ें, आसान है। उसके बाद देखो इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी। अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट देखो दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, इंटीग्रल प्रॉपर्टी में देखो क्या दिया, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी कोई कॉन्स्टेंट है, तो इसमें हमें इंटीग्रेशन बोला ए टू बी लगाओ डेल्टा ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स में, ठीक है। तो ये हमारा पहला एफ ऑफ एक्स पे लगेगा, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में लगा दिए ए टू बी, देखो ए टू बी लगा दिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स और ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चंस में करेंगे तो ज़्यादा समझ आएंगे आपको। अब देखो गोल्डन रूल क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, हर हमेशा हम डिटर्मिनेंट में यूज कर रहे होंगे गोल्डन रूल को। ये कहता है कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में अगर n एलिमेंट है, लाइक अगर 3x3 रो है, 3x3 को अगर कोई मैट्रिक्स है, तो अगर 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो अगर हम रो वाइज ऑपरेशंस कर रहे होंगे ना, तो अगर 3 रो है तो हम चाहेंगे कि 2 रो के 2 एलिमेंट्स को हम जीरो कर दें, n-1 एलिमेंट को हम जीरो करेंगे, हमेशा ट्राई करेंगे, हो ना हो अलग बात है, पर ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर जीरो हो जाता है तो उसके एक के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल। जैसे मान लो ए बी सी है, तो हम इसको जीरो करने की ट्राई करेंगे, ताकि हम इसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करें, काम क्लियर हो जाएगा। अब क्लासिक प्रॉपर्टी देखो, अगर हमारा क्लास चल रहा होता, अगर हमें कॉन्सेप्चुअली अगर हम पढ़ा रहे होते बेसिक से, तो हम उसमें सबको प्रूव करते, पर हमारे पास इतने लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है, आपको पता ही है लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है, तो हम उतना प्रूफ करने में नहीं जाएंगे। किस में जाएंगे, सिर्फ इसको ध्यान रखना, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये ध्यान रखना है। देखो इसमें पहला दो सही था, ए ए बी सी, अब ए स्क्वायर की जगह ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो देखो क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ तक सेम है, बाद में क्या ऐड होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इस थोड़ी छोटी चीज़ें ध्यान रखना आपको, जैसे छोटी बच्ची हो क्या, मतलब छोटी चीज़ ध्यान रखो, वरना आपके साथ हो जाएगा छोटी बच्ची हो क्या, ठीक है। अब देखो क्या है, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी बी सी सी ए बी सी ए सी ए बी, तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी माइनस का ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का सी क्यू, ठीक है। अब आता है हमारा फैक्टर प्रॉपर्टी, आईआईटी में कई बार पूछते हैं, इसके नीचे वाले भी। फैक्टर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू अल्फा, देन x इक्वल टू अल्फा इज मस्ट बी फैक्टर ऑफ डेल्टा x। x इक्वल टू अल्फा क्या, मस्ट बी फैक्टर ऑफ डेल्टा x, मतलब इस डिटर्मिनेंट ऑफ x का क्या है, ये एक फैक्टर है, ठीक है। अब 21 नंबर हमारा प्रॉपर्टी है, जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इन ए पॉलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, अगर f ऑफ n ऑफ 0 अपॉन n फैक्टोरियल होता है, ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n निकालना हो कभी भी पॉलिनोमियल में, तो डायरेक्ट f ऑफ n टू 0 अपॉन n फैक्टोरियल डाल देना। अब कुछ फॉर्मूला है और उसके कुछ नोटेशंस है, उसको ज़रा देखते हैं। ये हमारा होता है समेशंस का नोटेशन, क्या होता है, सम का नोटेशन। ये देखो हम काम करेंगे आगे, समेशन ऑफ n, या बोलो समेशन ऑफ r का r इक्वल टू 1 टू n करना, 1 डालेंगे फिर 2 डालेंगे फिर 3 डालेंगे, इस तरह से 4 5 तरह n तक जाएंगे। इसका वैल्यू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें ये याद रखना ही पड़ेगा बाबू भैया। दूसरा क्या है, समेशंस ऑफ r स्क्वायर, r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक करना, r इक्वल टू 1 से n तक, समेशंस ऑफ r स्क्वायर। क्लियर है चीज़ें। तो समेशंस ऑफ r स्क्वायर का मतलब क्या होगा, n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 क्या होगा, प्लस का n का स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपका वैल्यू है समेशंस ऑफ r स्क्वायर का। क्लियर है ये चीज़ें। अब समेशंस ऑफ r क्यूब भी देख लो, r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह से कहाँ तक गया, n का क्यूब तक गया। क्लियर है चीज़ें, कहाँ तक गया, n के क्यूब तक गया। इसका क्या हो जाता है वैल्यू, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये देखो ध्यान से, n इंटू n प्लस 1/2 क्या है, कहीं ना कहीं ये समेशन ऑफ n है, तो देखो इसी को हम लिख दिए
समेशन ऑफ एन क्यू क्या होता है, समेशन ऑफ एन का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है सिग्मा को छोटी छोटी, वो ध्यान रख लो आप। सिग्मा की प्रॉपर्टी है कि अगर हम r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जा रहे हैं, सिंगल 1 को 1 ही लिखाएगा n टाइम्स, क्या लिखाएगा n टाइम्स 1, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया n आ गया, ठीक है ना। अगर इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक ए एक्स आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस का सी दिया रहे और समेशन कहाँ से करना, r इक्वल टू 1 से n तक करना है, तीनों को अलग कर दो सेपरेट, ए आर स्क्वायर का अलग सम कर लो, ए आर का अलग कर लो, बी आर का सी का अलग, क्योंकि देखो आर स्क्वायर का सम अभी जस्ट पढ़े ऊपर फार्मूला, आर सिंपल आर का भी जस्ट पढ़े और ये सी कांस्टेंट बार, देखो ए बाहर आ गया, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 आर स्क्वायर 1 से n तक, देखो अभी पढ़े कहाँ गया, ये फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद सिंपल आर, देखो ये बी कांस्टेंट बाहर है तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, देखो कहाँ है आर का, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। और ये सी नाला कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो इधर 1 हो जाएगा, तो ये 1 वाला फार्मूला लग जाएगा आगे। तो ये सिग्मा का प्रॉपर्टी आई होप समझ आया होगा। अब क्या है पाई नोटेशन, पाई सिंपली क्या होता है हमने बताया था आपको, प्रोडक्ट होता है। तो देखो प्रोडक्ट नोटेशन क्या होता है, समेशंस ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n, ये सी है, सी ही बार बार आएगा n तक, तो ये सी टू दी पावर क्या हो जाएगा n हो जाएंगे आपके। यहाँ पे देखो r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक गया, सी ऑफ एफ ऑफ क्या है r, तो ये सी कांस्टेंट को बाहर कर दो, पाई समेशन लगा दो r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, एफ ऑफ r हो जाएगा ये। इस तरह से सेम क्वाड्रेटिक में जो अभी किए थे समेशन में अलग अलग कर दो देन लगा दो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। देखो डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत था प्रॉपर्टी, कुछ आपको बैक जो होता है 9-10 वाला चीज़ें याद दिलवाएं। अब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, वो बाय द ट्रायंगल लॉ से। डिटर्मिनेंट्स का हम एप्लीकेशन ट्रायंगल में कैसे करते हैं, बचपन में देखो हम 10th क्लास में हम निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि इस ट्रायंगल का क्या निकालना, हमें एरिया निकालना है कि ए ट्रायंगल क्या है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका क्या है x3 y3, ठीक है। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है। हम बचपन से एक एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ते आ रहे हैं, 1y2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। अब उसी को हम डिटर्मिनेंट्स में कैसे लिखते हैं, देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या था x1 y1, तो देखो 1/2 लगा दो आगे, ये डिटर्मिनेंट्स का साइन लगा दो, x1 y1 एक 1 अपने मन से दे दो, x2 y2 1 अपने मन से, x3 y3 1, ये आपके डिटर्मिनेंट हो गए। इससे डिटर्मिनेंट से आप आसानी से किसी भी ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो। ये डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करने आना चाहिए बच्चे को, देखो ऑपरेट करोगे तो यही मिल जाएगा। x1 को रखोगे क्या होगा y2 माइनस का देखो क्या होगा y3 प्लस का जब x2 के साथ माइनस का y2 के साथ जब ऑपरेट कर रहे हो y1 के साथ, इस तरह जब ऑपरेट करोगे तो सारा सेम आ जाएगा, इसी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप करके घर पे देखना। नोट में क्या करा, इफ डेल्टा बी निगेटिव देन टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर निगेटिव भी आया तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो हम उससे क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, हम 3 पॉइंट्स में अगर हमारे पास अगर आ रहा है 3 पॉइंट्स में हम कोलिनियरिटी देख रहे हैं, अगर हमारे पास बोला कि ये 3 पॉइंट है बताओ इस, और बोला कि ये 3 पॉइंट और ये तीनों कोलिनियर है, अगर कोलिनियर हुआ मतलब एक लाइन पे होगा, एक लाइन पे होगा तो क्या ट्रायंगल बनेगा, कभी नहीं बनेगा यार, ट्रायंगल नहीं बना, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा होगा 0 हो रहा होगा। अगर ट्रायंगल बनता तभी समहाउ कुछ डिटर्मिनेंट आ रहा होगा, ये तो बन गया नाला एक लाइन, लाइन वाला, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होंगे आपके 0 आ रहे होंगे। 3 पॉइंट्स आर क्या क्या x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कोलिनियर इफ डेल्टा इक्वल टू 0। जब जब बात आए कि ये कोलिनियर है डेल्टा 0 कर दो, बात खत्म। फाइंड द स्ट्रेट लाइन ऑफ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको लिखना है, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो x1 y1 दिया x2 y2, हम मान लेते कोई एक लाइन है उस पर तीसरा पॉइंट हमने मान लिया xy, अपने मन से मान लिया। हम जानते हैं कि अगर ये लाइन हुआ तो कोलिनियर हुआ, कोलिनियर हुआ तो डेल्टा 0, तो हम डाल दिए xy1 x1 y1 1 x2 y2 1, इसको 0 के बराबर कर दिया, यहाँ से अपने आप आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। आर ए बी क्या हो गया कोलिनियर हो गया यहाँ से। देखो हम किस में बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में बात करने वाले बाय क्रेमर रूल से, किससे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर रूल से देखने वाले हैं। अब क्रेमर रूल क्या होता है वो भी बताएंगे, बिल्कुल बच्चे वाली रूल है, कोई बड़ी हाई फाई चीज़ है, बस नाम से लगता है यार क्या है क्रेमर रूल, मैं तो पढ़ा ही नहीं डिटर्मिनेंट में, बच्चों वाली चीज़ है। हम पहले 2 वेरिएबल्स के लिए देखते हैं, देन हम 3 वेरिएबल्स के लिए देखते हैं। फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए हमारा इक्वेशन क्या हो, a1x प्लस b1y इक्वल टू, बचपन में नहीं पढ़े हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, यही है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है ना। अब देखो ये जो डेल्टा होता है डिटर्मिनेंट, ये कांस्टेंट को भूल जाते हैं,
थोड़ा देर के लिए ये वाला पोर्शन भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। इसका कोफिशिएंट A1, इसका कोफिशिएंट A2, इसका B1, इसका B2। तो देखो A1, A2, B1, B2, ये आपका कहलाता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, डेल्टा। अगर अब बात करते हैं हम डेल्टा एक्स की, तो हम एक्स को भूल जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? डेल्टा एक्स को भूल जाएंगे। अब बी के जगह देखो डिटर्मिनेंट में B1, B2 यही रहेगा। क्या रहेगा? B1, B2। हमने भूला कि इसको एक्स वाला, मतलब इस लाइन को हमने भूला है। अगर इसको भूला है तो इसको मिटा करके हम ये कांस्टेंट वाला चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? ये क्लियर है। इसी तरह से हम डेल्टा वाई जब निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे? डेल्टा वाई। इस बार हम किसको भूलेंगे? वाई वाले को भूलेंगे। देखो ये इसको भूल जाओ, तो ये क्या होगा? A1, A2। तो देखो A1, A2, जिसको भूले उसके जगह C1, C2 चढ़ा दो कांस्टेंट वाला। कह रहा है कि भाई क्रेमर रूल एक्स वाई निकालो। एक्स इक्वल टू अभी जो आपने डेल्टा एक्स अपन डेल्टा डाल दो, वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपन वाई डेल्टा डाल दो। इस तरह से आप क्रेमर रूल से क्या निकाल सकते हो? एक्स एंड वाई का वैल्यू। ये चीज़ें क्लियर है। अब कंसिस्टेंसी की बात आती है कि ये कंसिस्टेंट है भी या नहीं है, उसकी बात आता है। अगर ये देखो कंसिस्टेंट है, क्या है? कंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो हमने अभी डेल्टा निकाला ऊपर, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशंस है। अगर डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो है, डेल्टा जेड भी जीरो है, इसका मतलब इसका इन्फानाइट कितना सॉल्यूशंस है? इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशंस है। ये कंसिस्टेंट के केस में। जब इनकंसिस्टेंट होगा ना, ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, तो डेल्टा क्या होगा? जीरो होगा। एटलीस्ट वन ऑफ फ्रॉम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तीनों में से कोई एक जीरो हो जाए और डेल्टा जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब थ्री वेरिएबल्स के लिए आते हैं। सेम चीज़, ये कांस्टेंट भूल जाओ, ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 कांस्टेंट को ले लो, ये डेल्टा बन जाता है। जब डेल्टा एक्स लिखोगे, ये एक्स वाला पार्ट को भूल के और ये कांस्टेंट को चढ़ा दो। देखो D1, D2, D3 चढ़ा, बाकी वही है। इस बार वाई को भूलोगे, डेल्टा वाई में क्या? वाई भूलोगे, वाई में क्या चढ़ाओगे? वो कांस्टेंट। वाई में देखो कांस्टेंट, डेल्टा वाई में क्या चढ़ाना? कांस्टेंट D1, D2। देखो इसमें नालायक चढ़ाया ही नहीं मैंने, मैं भी नालायक हो गया हूँ क्या लग रहा है? D1, D2, ये D3 हो जाता। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होगा? देखो अब इसमें डेल्टा जेड की बात कर रहा, यानी जेड वाले में भागेगा, उसके जगह क्या चलेगा? D1, D2, D3। क्लियर है। तो क्रेमर रूल, ये थोड़ी क्रेमर रूल समझ आई होगी। यहाँ से एक्स का मतलब डेल्टा एक्स अपन डेल्टा, वाई का मतलब डेल्टा वाई अपन डेल्टा, जेड का मतलब डेल्टा जेड अपन डेल्टा। ये हो गया क्रेमर रूल से एक्स वाई जेड निकालना। अब इसकी कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एज वेल एज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है इफ डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज मे बी कंसिस्टेंट आइदर और इनकंसिस्टेंट। कंटेंट अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। इफ डेल्टा जीरो एटलीस्ट वन, कोई एक क्या हो जाए? नॉन जीरो हो जाए, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है चीज़ें। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आते हैं, ठीक है ना। अब तीन इक्वेशन दिया A1x, होमोजीनियस का मतलब D1, D2, D3 आ रहा था, वो जीरो हो जाएगा। इधर को सेम। इस टाइम पे डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा समथिंग लाइक दैट A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3। तो ये हमारा डेल्टा आ गया। अब अगर डेल्टा कुछ भी आए, डेल्टा एक्स जीरो हो जाए, डेल्टा वाई जीरो हो जाए, डेल्टा जेड जीरो हो जाए, तीनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। बाय क्रेमर रूल से एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। इफ़ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो देन, इस बात को ध्यान रखना, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या लिखा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहीं पे अगर डेल्टा जिस दिन भी जीरो आ गया, आप क्या बोलोगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब देखो सॉल्यूशंस में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये वाला टर्म बहुत यूज करता है बड़ा प्यार से, सॉल्यूशंस में क्वेश्चन कुछ ट्रिवियल सॉल्यूशंस है या फिर जीरो सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशंस में आप क्या करोगे? डेल्टा इक्वल टू जीरो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन में डेल्टा इक्वल टू जीरो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, ये आपके डिटर्मिनेंट के इक्वेशंस दिए हुए हैं, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के इक्वेशन को जब आप ऑपरेट करोगे देन उसमें कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बनेगा, देन वहाँ से सम ऑफ क्या निकालना? रियल रूट्स निकालना, ठीक है। चलो करते हैं, देखते हैं। अपने पास क्या दिया? डिटर्मिनेंट x -6 -1 2 -3 x x -3 -3 2x और x + 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। अब इस डिटर्मिनेंट को खोलना तो हम लोग जानते हैं, बचपन से ही खोलते आ रहे हैं। देखो क्या करेंगे, अगर इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। क्या आएगा? x इंटू ऑफ -3x इंटू x + 2
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू 2x, ठीक है। उसके बाद माइनस देखो इसके अकॉर्डिंग जब करेंगे -6 तो माइनस माइनस क्या होगा +6, क्योंकि एक माइनस अपने मन से लगाते हैं, ठीक है ना। 6 इंटू अब क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, उसके बाद क्या होगा माइनस ऑफ माइनस माइनस +3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड अगर हम -1 के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा हमारा -1 ऑफ क्या होगा 2 इंटू 2x माइनस ऑफ क्या होगा -3 इंटू -3x इक्वल टू क्या आएंगे 0 आएंगे। जरा इसको करते हैं मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है, x बाहर ही रहने दो भी, -3x² -6x माइनस का कितना हो जाएगा 2x² प्लस का 6x² प्लस का 6 बाहर रहने देते हैं 2x प्लस का 4 माइनस का प्लस का 3x माइनस का 9। यहाँ पे देखो ये सही है ना, हमने -3 से ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस, हाँ ठीक करेक्ट है। अब प्लस का देखो ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4x माइनस माइनस क्या होगा -9x, क्लियर है, ये इक्वल टू अपन 0 हो जाएगा। ज़रा करके देखते हैं, ये देखो 6x², ये देखो अपन 6x लिखें, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3x², यहाँ पे देखो क्या होगा 3 इंटू 2 6x होगा ना, हमने x² लिख दिया यहाँ पे नालायक लोगों, ओह शिट यहाँ 6x होगा, स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या 6x से 6x कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस है, तो अपने पास बचेगा क्या, देखो 3x² -2 -5x² इंटू x -5x3, क्लियर, यही बचेंगे। उसके बाद इसमें देखो 6 है 2x प्लस 3x यानी 5x इंटू 6 प्लस 30x, और ये 4 में से 9 गया यानी -5 इंटू 6 -30, अरे हाँ नहीं बोलो यार। उसके बाद इधर क्या होगा -5 प्लस का 5x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया -5x³ और प्लस का 35x माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ रियल रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन है मतलब इसका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल्स का कम से कम एक रियल रूट तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, पॉलिनोमियल है तो इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो सम ऑफ रूट चाहिए, और सम ऑफ रूट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ रूट से क्या होता है b/-b, और इसमें देखो b वाला टर्म ही गायब है इस पॉलिनोमियल में, देखो ध्यान से, b क्या है x² का कोई टर्म है, a -5 है, b क्या है 0 -0 अपन -5, ये क्या निकल के आ गया 0, सम ऑफ रूट्स इसका क्या आएगा 0, देखो कोई ऑप्शन में ये b, देखो b आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है चीज़ें। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो महा आसान क्वेश्चन है, जेई में आए हुए, हमने ईयर नहीं लिखा शायद, तो 14 में आई थिंक आए हुए क्वेश्चन हैं, जेई किस में आए 2014 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी इस तरह क्वाड्रेटिक लीनियर दिखे ना और राइट साइड किसी की इक्वेट दिखे तो थोड़ा डर जाना इन द सेंस क्या मतलब क्या, डर जाना का मतलब क्या, आप खोलने मत चला जाना, खोलने जाओगे तो आपकी पसीना निकल जाएगी। आप पुट करो कोई एक नंबर x = 0 -1 +1 कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 पुट करोगे देखो बहुत सारा टर्म 0 हो जाएंगे तो वो हमें दिक्कत दे सकते हैं। हम ऐसा नंबर पुट कर रहे हैं जो मैक्सिमम टर्म को क्या कर रहे हो 0 कर रहा हो, हम पुट करते हैं इसमें, देखो पुट, देखो अब ये कहोगे सर आपको पता कैसे है, आप x = -1 ही कहो, क्योंकि देखो बेटा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपके पास माइंड में क्वेश्चंस का स्टोर होगा, कैसे करना है वो चीज़ें होगा। हमने x = -1 यहाँ सोच के किया, देखो यहाँ -1 डालेंगे +1 0 हो गया, यहाँ भी -1 का स्क्वायर +1 -1 0, मतलब 2 0 हो गया, इसके अकॉर्डिंग खोल देंगे, हमारा काम क्लियर है। तो x = क्या पुट करें -1, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड पुट करना। तो ज़रा देखो क्या होएगा, -1 का स्क्वायर 1, देखो -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1, यहाँ पर क्या होगा -1 + 1 -1 -2, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अरे बोलो हाँ नहीं, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस का क्या होगा 3 इंटू -1 यहाँ पर क्या होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 इंटू -1 प्लस का 3 2 इंटू -1 यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू -1, ये होगा ना, x = -1 पुट कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पास 3 इंटू -1 -3 2 इंटू -1 ठीक है ना, और इसके बाद क्या होगा a इंटू -1 का 12, यही हो जाएगा, ग्रेट, क्लियर है। अब देखो इस डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, -1 का स्क्वायर +1 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये -3, अब देखो 2 -3 -4 में ये हो जाएगा -2 अपन का होगा ना, ये -2 हो जाएगा, 3 इंटू ये -3 हो जाएगा, ये -3 और ये क्या था -3 हाँ -9 हो जाएगा, सॉरी -3 -6 होगा ना, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं,
यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 -2, देखो 3 एक 4 हो गया, उसमें -2 चला गया, तो यानी 2, यहाँ -2 -1 -3 -2 -1, ये दोनों सेम ही है क्या? हाँ, ये भी क्या होगा -3, और ये आपके के पास क्या बचा है -a -12। अब इसको ऑपरेट खोल देते हैं, देखो ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो कारण हम -3 सीधा ऑपरेट कर रहे होंगे, तो एक ही बार में आ जाएगा, क्या आएगा -3 ऑफ क्या हो जाएगा -2 इंटू -3 माइनस ऑफ -3 इंटू 2 इक्वल टू -a -12, जो आएगा वो ए का वैल्यू आ जाएगा। देखो माइनस इधर क्या -6 और इधर क्या है +6, ये क्या है -6 और सॉरी ये भी +6 है क्या ना, और ये भी क्या है +6 इक्वल टू क्या होगा -a -12। तो देखो यहाँ पे क्या गया -36 इक्वल टू -12। तब ये देखो ये राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, -36 -12, ये +12 हो जाएगा इक्वल टू -a। तो ज़रा इधर आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, खोपचे में आ जाओ। इस खोपचे में जब आओगे तो क्या आएगा 20 -24 इक्वल टू -a, ए से माइनस माइनस कैंसिल, ए इक्वल टू कितना 24। शायद देखो ये 24 ऑप्शन है कहीं पे, तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। ओहो देखो ए ऑप्शन है ना, +24, ये आपके एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, कह रहा है कि ये द एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज वर्टिसेज आर इन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आयोटा जेड, उसके बाद क्या है जेड प्लस आयोटा जेड इन द ऑर्गन डायग्राम। ऑर्गन डायग्राम में दिया है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्रेंगल है, क्या है ये ट्रेंगल है, इसका जेड कोऑर्डिनेट है, इसका आयोटा जेड है, इसका क्या जेड प्लस आयोटा जेड है। हमें ऑर्गन डायग्राम में सॉल्व करना थोड़ा हमारा डिफिकल्ट रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको अपने कार्टिजन में लेके आ जाते हैं, ठीक है, अपने लपेटे में लेके आ जाते हैं। तो हम जेड इक्वल टू क्या पुट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमारे पास मॉड जेड क्या जाता है अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है x² + y²। आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगा, रूट को इधर करोगे तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या जाता है x² + y²। कभी हम किसी दिन हम यूज करेंगे x² + y² की जगह जेड मॉड जेड का स्क्वायर पुट करेंगे। और ये एरिया है, कभी निगेटिव साइन भी आया तो कॉमन लेकर उसको पॉजिटिव कर लेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई बातें? ओके ग्रेट भैया, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब जेड की जगह x प्लस आयोटा वाई रख लो, x प्लस आयोटा वाई रखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट x y हो जाएगा, x में x कोऑर्डिनेट y हो जाएगा और y में y हो जाएगा। आयोटा जेड रखते ही जब आयोटा जेड निकालते हो तो क्या होगा आयोटा x प्लस का क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर y, इसको करोगे तो -y प्लस का आयोटा x हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -yx हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियरली समझने का चीज़ था, बाकी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना था जेड प्लस आयोटा जेड, तो जेड का वैल्यू क्या है x प्लस आयोटा वाई, इसका वैल्यू क्या है -y प्लस आयोटा x, सॉरी तो यहाँ से क्या होगा x माइनस वाई प्लस का आयोटा कॉमन ले लिए तो y माइनस का x हो जाएगा। ये क्या होगा y प्लस x हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x माइनस वाई कॉमा x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारा तीनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो हमें एरिया ही निकालना था ना। एरिया के लिए देखो बचपन में हम लोग क्या पढ़े हैं, देखो ट्रेंगल के एरिया के लिए हम एक ये भी पढ़े हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलो इसका ट्राई करते हैं। 1/2 x1 की जगह क्या है, अरे हाँ नहीं बोलो, x1 की जगह क्या है राजा बाबू, x1 की जगह दिया है x y1, इसके जगह -y x1, इसके जगह क्या है x माइनस वाई और x माइनस वाई है ना, ओके ग्रेट हाँ, और x प्लस वाई और 1। इसका निकालना है क्या डिटर्मिनेंट्स। देखो 1/2 को आगे रहने दो, इसको मत भगाना वरना इस बार गड़बड़ हो जाएंगे। x के अकॉर्डिंग हम अगर खोल रहे होंगे तो ये क्या होगा, देखो x माइनस का x माइनस वाई, हम थोड़ा सा एडवांस खोल रहे हैं, आप थोड़ा देख लेना x और इसको सब्ट्रैक्ट कर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 के साथ, ये हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा देखो माइनस ऑफ y इंटू, अब क्या होगा देखो -y करें ये रो, देखो ये रो और ये कॉलम दोनों काम खत्म, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y माइनस ऑफ x माइनस वाई। ये चीज़ें क्लियर है, एक पेज ऐड करने दो राजा बाबू, ठीक है। ये चीज़ें हो गया प्लस ऑफ, ध्यान से देखना। अब हम 1 के अकॉर्डिंग ओरिएंट करेंगे, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा -y इंटू एक्स प्लस वाई और -x इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको ज़रा खोल लेते हैं अपन, क्या होता है खोल लो ज़रा आके। 1/2 इंटू देखो x कैंसिल, यहाँ क्या होगा -xy रहने दो, इधर जैसे अंदर में खोलोगे -y -x प्लस वाई, ये खुलेगा। और इधर क्या होगा +1 रहने दो अंदर, -xy -y² -x²
प्लस एक्स वाई, देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। अपन के देखो कहीं पर कुछ कटने वाला था, कटा नहीं, यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो एक्स और ये हो जाएगा, हाँ तो ये एक्स वाई बचा है, तो देखो एक्स माइनस एक्स वाई होगा ना, ये वाई कहाँ से आएगा, ये वाई नहीं होगा ना अपने पास इसके अंदर, सिर्फ इससे ओहो राजा बाबू ये मल्टीप्लाई माइनस वाई इसका था, ठीक है। चलो करते हैं, ये क्या होगा 1/2 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा अपन के पास, देखो माइनस में क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ें क्लियर आ चुका है। देखो वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, अपने पास क्या बचा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने बताया था माइनस अगर आता भी है, देखो यही आता है ना, तो माइनस को क्या करो 1/2, तो माइनस क्या होता है हमारा काम खत्म कर देता है माइनस का, क्योंकि हम एरिया में माइनस को लेते ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, देखो हमने क्या वैल्यू लिया था मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर। ये हमारा फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो इतना आसान जेई मेन पूछेगा तो फिर तो तुम लोग को मौज ही मौज है रे नालायक। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, जेई में इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ आर इक्वल टू क्या है आर 2r - 1 3r - 2, क्योंकि यही वेरिएबल लाइंस है, बाकी सब तो कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्या कोई कांस्टेंट है एन उन है जिससे कि कोई नाता रिश्ता है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो उसका यूज करेंगे। देन कह रहा है कि देन निकालो वैल्यू ऑफ सम r इक्वल टू 1 से लेकर के n - 1 तक, और डिपेंड्स किस पे कर रहा है, ए पर, बी पे, एन पे और ए एन दोनों पे। चलो इसका सॉल्यूशन से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया था हमारे पास डेल्टा आर दिया था, हमें निकालना क्या है डेल्टा आर का समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n - 1 तक, n तक नहीं n - 1 तक, करेक्ट। तो अब ये लगेगा किस पे, ये लगेगा केवल ऊपर वाले पे, 1 से लेकर के n तक क्या है हमारा r है, सिंपल r है। अब देखो क्या 2r - 1 है, तो इसमें भी लगेगा r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 2r - 1, यहाँ पे लगेगा r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 3r - 1, यही है, हाँ गुड यही है, n/2 और n - 1 यही है, हाँ। और ये हमारे पास क्या आ जाते हैं अगला, ये a आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो n इंटू n - 1/2, n इंटू n - 1/2, दूसरा क्या है देखो n - 1 का होल स्क्वायर, ग्रेट। लास्ट वन क्या है आपके पास n - 1 इंटू 3n - 4, n - 1 इंटू 3n - 4/2। अब इसमें क्या करना है कि हमें निकालना है इसका, क्या निकाल के देना है आपका समेशन, ये किस किस पे डिपेंड करता है इसका समेशन। तो देखो हमारा टारगेट क्या है, इसको पहले सॉल्व कर ले, देन टारगेट हमारा होगा इसको सॉल्व कर लेने का। तो ज़रा पहले इसको सॉल्व करते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक r, ये हमने पढ़ाया था आपको 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक n तक होता था। तो ये हमारे पास क्या होता था n इंटू n + 1/2, जब कहाँ तक होता था n तक होता था, पर हमें समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n - 1 चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा n के जगह हम n - 1 रखेंगे, ठीक है, /2। देखो ये +1 - 1 चला गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ चुका है n इंटू n - 1/2 समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n - 1 r का, इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है। जरूरत पड़ने पे हम यूज करने वाले हैं अभी। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n, ठीक है, n - 1 टू r - 1, ठीक है। इसको हम लोग बोले थे इलुबरेट करके अलग अलग लिखने के लिए n - 1 r, जो कि इसका वैल्यू देखो अभी जस्ट निकाले हैं अपन, ठीक है। क्या निकाला अभी जस्ट अपन निकाल के आए हैं, माइनस ऑफ समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n - 1, और इधर क्या है अपने पास 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ, देखो ध्यान से n इंटू, देखो क्या होगा n इंटू, ध्यान से देखना n इंटू n - 1/2 माइनस ऑफ, जब ये n टाइम्स होता था तो n हो जाता था, n - 1 टाइम है तो n - 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास बचा क्या, देखो n स्क्वायर माइनस n माइनस का n और माइनस माइनस +1, यही बचा है। हमारे पास क्या बचा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो n - 2n + 1, ये लिख सकते हैं ना। जब ये लिखोगे n स्क्वायर माइनस n, तो ये हमारे पास बन जाएगा n - 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, हमें लग रहा है, देखो बीच वाला टर्म n - 1 का स्क्वायर आया, ऊपर वाला टर्म n इंटू n - 1/2 आया। देखो यहाँ भी देखो n इंटू n - 1/2 n - 1 का होल स्क्वायर। जरा लास्ट निकाल लेते हैं अपन, लास्ट निकाल के अपन लोग कंक्लूजन पे निकाल जाएंगे।
आर इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 तक 3r-1। अगर हम अलग अलग करते हैं तो 3 समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 r माइनस समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 और सिंगल 1। तो यहाँ से आएगा 3 इंटू क्या होगा n इंटू n-1/2 माइनस का क्या होगा n-1। ठीक है, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 एलसीएम आएगा। यहाँ से क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ n-1 इंटू n माइनस का क्या होगा ये 2 टाइम्स ऑफ n-1। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ, देखो ध्यान से, अरे n-1 देखो नाला कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही n-1 अगर अपन कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाता है 3n-2/2, 3n-n/2, 3n ये 4 नहीं होगा, ये 2 ही होगा क्वेश्चन में, हमें पक्का भरोसा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो क्वेश्चन में 2 ही है ना, अरे 4 लिखा गया पर ये होना चाहिए 2, कायदे से क्या होगा ये 2 होगा, 3n-2/2। क्लियर है चीज़ें, अरे हाँ नहीं बोलो। अब देखो ध्यान से, अगर हम पहला लिखते हैं समेशंस को अच्छे से, पहला हमारा क्या आ गया n इंटू n-1/2, दूसरा n-1 का होल स्क्वायर, तीसरा क्या गया n-1 इंटू 3n-2/2। ये क्या था हमारे पास, देखो ध्यान से, बीच वाला था n/2 n-1, देखो ये था हमारा n/2 n-1 और ये क्या था n इंटू n-1/2, और इधर क्या था n-1 का होल स्क्वायर, और ये क्या था n-1 इंटू 3n-2/2। ये था अपने पास। इसको ज़रा लेफ्ट साइड खिसका के लाते हैं क्योंकि उधर हमारा फोटवा नहीं दिख रहा होगा ना ससुरी के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब तुम गौर से अगर देखते हो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, क्या है आइडेंटिकल है। अगर R1 एंड R3 आर क्या है आइडेंटिकल है, तो कोई भी डिटर्मिनेंट हो तो समेशंस ऑफ किसका निकाल लेते हम, समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 डेल्टा ऑफ r इक्वल टू क्या आएगा 0। अगर ये 0 है तो ना ये a पे डिपेंड हो रहा है ना ये n पे डिपेंड हो रहा है। हमारे ऑप्शंस में देखो क्या है, हमारा ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड n, a और n से ये क्या हो रहा है इंडिपेंडेंट हो रहा है। इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वन शॉट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करो ताकि उसका भी फ़ायदा हो और आपका भी। और कोई भी डाउट हो रहा है नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, ग्रुप में ज्वाइन करो, वो आप ही लोगों के लिए है। वहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, हर तरह के जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सी बाय।